हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास जो है इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पिछली वर्कशीट तक हम जो जनन चैप्टर था उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 है ये आपका। देखिए क्या दिया गया है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि डीएनए कुछ वायरस को छोड़कर वह अणु है जो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होता है। यानी जो भी जो गुण हैं हमें अपने माता पिता से मिलते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें डीएनए की फॉर्म में मिलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म हमने पिछली वर्कशीट में समझी थी, जिसको क्या कहते हैं, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अब लक्षण या विशेषताओं के वंशागत होने की इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आनुवांशिकता कहा जाता है। यह डीएनए व कुछ प्रोटीन गुणसूत्रों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद होता है। तो ये जो डीएनए है, ये जो है डीएनए व कुछ प्रोटीन गुणसूत्रों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कहाँ होता है, कोशिकाओं के केंद्रक में। ये जो है आपने कोशिका का चित्र पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये कोशिका है, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या है, ये जो है न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है क्या होता है, डीएनए होता है। अब होता क्या है, गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, भिन्नता, उत्परिवर्तन, मरम्मत, पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो केंद्रक है वो एक कोशिका का ड्राइवर होता है जो कोशिका को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक के जो ऑर्डर हैं उसी के ऊपर होती हैं। ठीक है, और मेन रोल होता है जो इसके अंदर डीएनए है उसका। अब किसी व्यक्ति के शरीर के लगभग हर कोशिका का डीएनए कैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है, लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। तो कुछ मात्रा कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और मोस्टली जो डीएनए है वो कहाँ पर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, एक लक्षण एलील एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है जिसे जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा जो है डिटेल में जाके समझेंगे कि जो लक्षण होता है, लक्षण जिसको हम क्या कह रहे हैं, एलील कह रहे हैं। लक्षण, लक्षण कैसा लक्षण, लक्षण आपके हाइट का हो सकता है, लक्षण आंखों के रंग का हो सकता है, बालों के रंग का हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है। वो क्या है, वो लक्षण है। और वो लक्षण कौन निर्धारित करता है, वो लक्षण निर्धारित करते हैं एलील। ठीक है, एलील एक विशिष्ट विशेषता होती है जिसे जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः इनके बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जीन क्या होता है। जीन गुणसूत्र पर मौजूद जो है डीएनए का एक खंड है। ठीक है, जो आनुवांशिकता की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो अगर हम डीएनए की जो है भौतिक और क्रियात्मक इकाई कहेंगे तो वो कौन है, वो जीन है। ठीक है, इन जीनों में एक कोशिका के लिए विभिन्न अणुओं के निर्माण के निर्देश होते हैं। तो जीन के अंदर ही जो अणु हैं उनके निर्माण के क्या होते हैं, निर्देश होते हैं। क्योंकि जीन के अंदर प्रोटीन होता है, जो जीन है वो एक तरह से प्रोटीन ही है। ठीक है, और मतलब जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है अलग अलग लक्षणों के लिए, वो जीन ही निर्धारित करता है कि किस तरह का प्रोटीन जो है वो बनेगा जो है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी जीव की सभी विशेषताएं इन जीन की अभिव्यक्ति पर ही निर्भर होती हैं। मनुष्य के पास प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक माता पिता से एक एक मिलती है जिन्हें लक्षण के रूप में जाना जाता है। जीन के ये अलील प्रत्येक व्यक्ति की विविधताओं और विशिष्टताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, नॉर्मल जो कोशिका होती है ये है। ठीक है, इसके बीच में केंद्रक है। अब क्या होता है, केंद्रक जो है इस तरह से धागे जैसे पड़े हुए होते हैं। क्लियर। अब जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होने को होता है, जैसे ही लगता है ना कोशिका विभाजित होगी, तो उस समय पे क्या होता है कि ये जो डीएनए है, ये क्या है, डीएनए जो धागे जैसे पड़े हुए हैं, तो ये जो है गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। ठीक है, और अपने आप को कुछ इस तरह से क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह से ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये धागे जैसी संरचनाएं इस तरह मोटे मोटे धागों में बदल जाती हैं, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है ना कि जैसे मम्मी पापा बाहर गए हैं और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और जैसे ही वो आने वाले होते हैं तो सारा सामान एकदम बढ़िया अरेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है कि ये बिल्कुल ऐसे जो है ऐसे पड़े हुए होते हैं। जैसे ही सेल डिवीजन होना शुरू होता है तो क्या होता है कि ये इस तरह से जो है इस तरह से जो धागे जैसी संरचनाएं हैं, मोटे मोटे धागे इनमें बदल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब इसके अंदर जीन कहाँ पर हैं वो समझने वाली बात है। तो अब देखिए, जो धागे जैसी संरचनाएं हैं, इस तरह की संरचनाएं हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है इस तरह से जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्लियर। अब देखिए, जो जीन का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ इस तरह से जो है, ये देखिए, ये जो 2 क्रोमोसोम यहाँ पे ये जो गुणसूत्र हैं, ये एक जो है एक ये वाला, जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला एक पिता से मिलता है और एक जो है वो माता से मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, अब अगर आप यहाँ से समझे तो देखिए इस तरह से ये डीएनए ऐसे करके अरेंज होता है। क्लियर। अब इस डीएनए के अंदर जो गुणसूत्र हैं, इसके अंदर ये इस तरह की संरचनाएं होती हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, अब इनको हम कहते हैं जीन। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम जीन कहेंगे। क्लियर। यानी गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्र के ऊपर ये जीन हो गए, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और वो प्रोटीन जो है वही हमारे अंदर लक्षण बताएगा कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हाइट लंबी होगी या छोटी होगी। अब जीन का मतलब अब यहाँ पे जो है और थोड़ा सा डीप में अगर आप समझोगे तो देखिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखिए, ये एक जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे एक स्मॉल टी है। अब देखिए, ये कैपिटल टी हमारा जो है लंबी हाइट के लिए है और स्मॉल टी हमारा छोटी हाइट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, देखिए ये एक इसका एलील है, जो हम लक्षण की बात कर रहे हैं ना बार बार, वो एलील ये वाला है। तो जीन के अंदर 2 एलील होते हैं। जीन के अंदर कितने एलील हो गए, 2 एलील। एक एलील ये है, एक एलील ये है। तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दोनों को मिला के हम जीन कहते हैं। अब ये एक जीन है और ये इसका टी एक एलील है और ये टी एक एलील है, जो कि लक्षण को निर्धारित करेगा। ठीक है, ये लक्षण कैसे निर्धारित करेगा ये हम अब आगे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर होता चला जाएगा। बस आपको अभी इतना ही समझना है। केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं, विभाजन होने के समय पे ये जो है मोटे मोटे धागे बन जाते हैं, जिनको गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के अंदर ये डीएनए होता है और उसके ऊपर ये जीन होते हैं। और जीन जो है हर एक स्ट्रैंड में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये 2 हैं तो एक इसके अंदर होगा तो एक इसके अंदर होगा। कैपिटल टी इसके अंदर है तो स्मॉल टी इसके अंदर है। ठीक है, और एक माता से मिलेगा और एक पिता से मिलता है। ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद देखिए, जोहानसन ने जीन शब्द गढ़ा और ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक जो है वो कहा जाता है। किसको कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक, वो जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डीएनए प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण जो है भिन्नताओं का निर्माण होता है। तो डीएनए की जब कॉपिंग होती है, जो फादर मदर है उनसे जब डीएनए बच्चे में आता है तो उस समय उनकी क्या होती है, एक तरह से प्रतिलिपि बनती है, कॉपी बनती है। और वो कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होती, जिसके कारण भिन्नताएं जन्म लेती हैं और हम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते। अगर जो कॉपी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती, यानी डीएनए जैसे पेरेंट्स के अंदर है बिल्कुल सेम इसी तरह की कॉपी होती, तो बिल्कुल हम अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते, कोई भी विभिन्नताएं नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रजनन प्रक्रिया के दौरान विविधताओं का संचय, जब कोई जीव प्रजनन करता है तो डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। हालांकि शरीर की मूल संरचना जो है वो समान रहती है और यह अगली पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भिन्नता का कारण बनता है। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं और कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नताएं अधिक गहरी होती हैं। आइए इसे एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवाणु के उदाहरण से समझते हैं, जो भिन्नता दिखाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 जीवाणु बनते हैं जो बदले में 4 विभाजित हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से फिर क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है,
सभी के बीच मामूली अंतर है। डीएनए प्रतिकृति के समय क्या हुआ, न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। यानी जो है क्या हुआ है यहाँ पे जब डीएनए की प्रतिकृति हुई होगी तो थोड़ी थोड़ी जो है क्या हो गई होगी, उसमें विभिन्नताएं आई हैं, जिसके कारण इनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हुई हैं। क्या इन सभी विविधताओं के जीवित रहने की संभावना समान होगी? नहीं। उदाहरण के लिए यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो उसमें स्थिर जीवाणु जीवित होंगे। इसका मतलब है कि लाभकारी विविधताएं आमतौर पर जीवित रहती हैं। यानी किसी जगह का तापमान अगर बढ़ा दिया जाता है तो वहां पर केवल वही जीवाणु जीवित रह सकते हैं जो उस तापमान को सहन कर पाएंगे। जो सहन नहीं कर पाएंगे वो मर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लाभकारी जो विविधताएं होती हैं वही जो है आमतौर पर जीवित रहती हैं या उस जो जीव है उसको जीवित रखती हैं। अब आपको यहाँ पर 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या होता है जब डीएनए की प्रतिकृति में जो है इस प्रक्रिया में त्रुटि है? तो जब डीएनए प्रतिक्रिया की प्रक्रिया में त्रुटि होती है तो विभिन्नताएं या भिन्नताएं पैदा होती हैं। प्रश्न 2, किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होंगी, लैंगिक या अलैंगिक? तो हमने अभी पढ़ा लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप विविधताएं ज़्यादा होती हैं। तीसरा प्रश्न है, परिभाषित करना है आनुवांशिकता, जीन और विभिन्नता को। आनुवांशिकता क्या है? माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। जीन क्या है? जीन गुणसूत्रों पर मौजूद डीएनए का एक खंड है जो आनुवांशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। विभिन्नता क्या है? एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, जो प्राणी है उनके जो लक्षणों में अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विभिन्नता। जैसे हमारे अंदर कुछ विभिन्नताएं हैं जो हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती, तो वही क्या है? विभिन्नता है। प्रश्न 4, एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता A 20% में मौजूद होती है जबकि एक अन्य विशेषता B 40% में मौजूद होती है। कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ है? तो देखिए A 20% है और B 40% है, यानी ये 40 है तो यानी ज़्यादा मात्रा में है, तो यानी पहले उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, तो लक्षण B अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 40% जीवों में पाया जाता है, जो लक्षण A वाली समष्टि से 20% क्या है? अधिक है। इसलिए लक्षण B जो है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा। जब ये ज़्यादा जो है मौजूद है तो ये पहले उत्पन्न हुआ होगा और ये कम मात्रा में है तो ये बाद में उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।